चलिए वापस देखिए, तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होगा ना बेटा, केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने का मतलब क्या होगा? अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन को अपने स्टडी करेंगे तो बेसिकली हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। कितनी? तीन चीजें। पहली चीज होगी कि जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब फिजिबिलिटी का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? अब ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी दो बंदे लिए, मिक्स किया, तो जरूरी है दो बंदे मिक्स होंगे तो आपस में उनके बीच में रिएक्शन होगी सही? कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने कोई रिएक्टेंट ए ले लिया, कोई दूसरा रिएक्टेंट बी ले लिया और ए और बी के बीच में रिएक्शन करवाए तो जरूरी है क्या बेटा किसी हो बनेगा ही बनेगा? कोई जरूरी नहीं है। तो दो बंदों को मिक्स करने से जरूरी नहीं कि उनके बीच में कोई रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हमें सबसे पहले ना कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होगी उसकी क्या चेक करनी पड़ती है? फिजिबिलिटी, कि केमिकल रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। और केमिकल रिएक्शन को नॉर्मली जो स्टडी करते हैं ना भाई, उन बंदों को अपन क्या बोलते हैं? केमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट। जो केमिस्ट लोग होते हैं ना, उनका काम ही क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना। तो कोई भी जो केमिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेगा, उसका बेसिकली सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, उस रिएक्शन की क्या चेक करना? फिजिबिलिटी चेक करना। क्या वो रिएक्शन जिसको अपन स्टडी करना चाह रहे हैं वो रिएक्शन हो रही होगी या फिर नहीं होगी। क्या किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी अपन उस रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं क्या? मान लो एक रिएक्शन आपके सामने में लिख रहा हूं, A+B इज कन्वर्टिंग इनटू C। अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी देख के बता सकते हो क्या? नो सर, किसी भी रिएक्शन को देखकर उसकी फिजिबिलिटी बताई नहीं जा सकती। तो मुझे बताओ फिजिबिलिटी पता कैसे करेंगे? तो फिजिबिलिटी अगर आपको पता करनी कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया आपको किसका होना चाहिए? थर्मोडायनेमिक्स का। किसका आइडिया होना चाहिए? थर्मोडायनेमिक्स का। अब थर्मोडायनेमिक्स में एक पैरामीटर अपन लोग पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा जी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, साथ के साथ लिखते जाना, साथ के साथ, अलग से टाइम नहीं है। तो एक पैरामीटर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, क्या? डेल्टा जी। अब डेल्टा जी का नाम क्या होगा भाई? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो ये आपका होगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब कोई से भी केमिकल रिएक्शन हो, हर केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी होता है। हर केमिकल रिएक्शन का एक डेल्टा जी होता है। अब डेल्टा जी जो होगा ना भी, इसकी वैल्यू कितने टाइप की आ सकती है? मान लो इसकी आपने वैल्यू निकाली किसी रिएक्शन के लिए, तो इसकी तीन वैल्यू पॉसिबल है। कितनी? तीन वैल्यू पॉसिबल है। हो सकता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव। एक पॉसिबिलिटी ये भी कि लेस देन जीरो आ जाए, दूसरी जीरो भी आ सकती है, तीसरी पॉजिटिव आ सकती है। अब डेल्टा जी की जो वैल्यू है ना बेटा, ये मुझे रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताएगी। अगर मान लो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी क्या आ रहा है? नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो मतलब वो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। मतलब वो प्रोसेस या वो रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन अगर मान लो किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। वो जो जिस कंडीशन पे आप लोगों ने डेल्टा जी निकाला, उस कंडीशन पर रिएक्शन नहीं होगी, इसका ये मतलब निकलता है। और अगर मान लो कोई रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो आ गया तो इसका मतलब वो रिएक्शन ऑलरेडी कहां पर है बेटा? इक्विलिब्रियम पर है। वो रिएक्शन ऑलरेडी कहां पर है? इक्विलिब्रियम पर। तो किसी भी रिएक्शन को जब स्टडी अपन लोग करेंगे तो सबसे पहले उस रिएक्शन की फिजिबिलिटी को स्टडी किया जाता है। और फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए अपन कौन से पैरामीटर का यूज करेंगे? डेल्टा जी। उस रिएक्शन का डेल्टा जी फाइंड किया जाएगा और डेल्टा जी की तीन वैल्यू निकल सकती है। अगर नेगेटिव डेल्टा जी आ गया इसका मतलब पक्की बात है वो रिएक्शन होगी। लेकिन अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया इसका मतलब उन कंडीशन पर, जिस कंडीशन पर आप डेल्टा जी निकाल रहे हो उस कंडीशन पर वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वो रिएक्शन नहीं होने वाली। और जीरो आने का मतलब वो रिएक्शन ऑलरेडी कहां पर है? इक्विलिब्रियम पर है। कहां पर है जी? वो इक्विलिब्रियम पर। तो सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा? फिजिबिलिटी। अब एक बार आपने फिजिबिलिटी चेक कर लिया ना बेटा, उसके बाद किसका नंबर आएगा? अब रिएक्शन मान लो फिजिबल तो है, लेकिन फिर आपको यह देखना पड़ेगा बेटा कि वो रिएक्शन फिजिबल होने के साथ साथ कितना होगी। कितना होगी मतलब उस रिएक्शन का एक्सटेंट कितना है। क्या जरूरी है क्या कि कोई भी रिएक्शन 100% हो? 100% होने का मतलब क्या है कि जितना भी रिएक्टेंट आपने लिया था क्या पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो? ये जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। मान लो रिएक्टेंट आपने 100 ग्राम लिया, तो हो सकता है 100 ग्राम में से केवल 1 ग्राम रिएक्टेंट है किसमें चेंज हो, और 1 ग्राम में किसमें चेंज हो? प्रोडक्ट में चेंज हो। 99 ग्राम प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा। अगर 1 ग्राम ही प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो अपन क्या बोलेंगे? रिएक्शन कितना परसेंट हुई? 1%। तो उस रिएक्शन का एक्सटेंट कितना हो जाएगा भाई? 1% होगी सर रिएक्शन वो। यस और नो? हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा भी हो कि आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया, 100 ग्राम में से 60 ग्राम क्या मिल गया मुझे? प्रोडक्ट मिल गया। मतलब 60 ग्राम रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गया? प्रोडक्ट में चेंज हो गया। इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा? कितना परसेंट हुई रिएक्शन? वो 60%। तो क्या रिएक्शन कितना परसेंट हो रही है ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना भाई। पता चला कि आपने पूरा तामझाम कर लिया, डेल्टा जी आपने निकाला, पता चला डेल्टा जी तो नेगेटिव आ गया, जिससे मुझे कंफर्म हो गया कि रिएक्शन तो होगी। लेकिन जब आपने रिएक्शन करवा के देखी तो पता चला रिएक्शन कितनी हुई? 0.1% हुई। यस और नो? अब 0.1% रिएक्शन होने का कोई मतलब बनता है क्या? नो सर।
तो ध्यान ये रखना कि जो डेल्टा जी होगा ना भाई, ये मुझे केवल और केवल रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताता है। ये मुझे कभी इस बारे में कभी नहीं बताएगा कि रिएक्शन कितनी होगी। गेटिंग? लेकिन अगला टारगेट अपना ये होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन कितनी होगी ये भी मुझे पता होना चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दैट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट कितना ये भी मुझे पता करना पड़ेगा सर। केवल रिएक्शन हो जाने से काम नहीं चलता, केवल पढ़ लेने से मात्र काम नहीं चलता, कितना पढ़े हो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कितने मार्क्स आए हैं दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं सर मैं तो पढ़ता हूं, अब पढ़ने से थोड़ी ना कुछ होता है भाई, कितना पढ़ते हो। यस और नो? उसी तरीके से रिएक्शन हो गई, लेकिन रिएक्शन होने से कुछ नहीं होता, रिएक्शन कितनी हुई है, 5% हुई कि 20% हुई कि 90% हुई कि 99% हुई कि 100% हुई, तो वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना भाई। रिएक्शन होने मात्र से काम नहीं चलेगा, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिएक्शन कितना परसेंट हुई, उसका एक्सटेंट कितना है। अब रिएक्शन कितना परसेंट होगी देखकर बता सकते हैं क्या? नो सर। इसके लिए भी मुझे एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो पैरामीटर होगा दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अपन हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ये निकालना हमें आता है, उसको बोलेंगे अपन लोग क्या, केसी। केसी या केपी भी आप बोल सकते हो, एक ही मतलब है। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना बेटा, ये मुझे बताएगा रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में, कि कोई रिएक्शन अगर होगी तो कितनी होगी। और रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी होगी वो केसी की जो वैल्यू होगी ना बेटा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा केसी होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी, उतना ज्यादा क्या बनेगा, और उतना ज्यादा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दैट इज द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, पहला हो गया। सेकंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी मुझे कौन बताएगा, डेल्टा जी, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में कौन बताएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस और नो? तो हमेशा कोई भी रिएक्शन जब अपन करवाते हैं लेबोरेटरी या इंडस्ट्रीज में, तो हमेशा रिएक्शन करवाने से पहले ये सब चीजें चेक की जाती है। पहले उस रिएक्शन का डेल्टा जी निकाला जाएगा, डेल्टा जी से फिर मुझे ये पता चल जाएगा रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। होने के बाद फिर उसका ये पता किया जाएगा कि होगी तो कितनी होगी। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। और केसी मुझे बता देगा कि रिएक्शन कितना परसेंट होने वाली है, या मुझे कितना प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने वाला है। यस और नो? ठीक है। अब एक और बात समझना, केसी बेटा मुझे ये बताएगा कि रिएक्शन कितना होगी। मान लो केसी ने मुझे ये बता दिया कि ये वाली रिएक्शन 99% होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हाँ, क्या अगर मान लो 100 ग्राम रिएक्टेंट आपने लिया, तो 100 ग्राम रिएक्टेंट में से 99 ग्राम रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। कल कितना रिएक्टेंट बचेगा मेरे पास, 1 ग्राम बचेगा। यस और नो? तो 99% रिएक्शन होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे बहुत अच्छी बात है भाई। अगर कोई रिएक्शन 99% हो रही तो भाई इससे ज्यादा तो क्या है। 100 में से अगर आपके 99 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, या तो 60 नंबर नहीं आते। यस और नो? फिजिक्स में तो स्टार्ट 60% टॉपर है हमारा, 60% वाला टॉपर, उसके नीचे चलता है फिर। गेटिंग? चलिए, तो अगर 99% अगर रिएक्शन हो रही तो मतलब एक्सटेंट रिएक्शन का क्या है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक और बात समझ, वेरी इंपॉर्टेंट, 99% रिएक्शन तो हो रही है बेटा, लेकिन केसी मुझे ये नहीं बताएगा कि 99% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा। हो सकता है कि 99% रिएक्शन एक दिन में हो रही हो, या हो सकता है कि 99% रिएक्शन को होने में 1 साल लग रहा हो। केसी बस मुझे ये बताएगा कि जब भी ये रिएक्शन होगी पक्की बात है रिएक्शन 99% होने वाली है, लेकिन केसी मुझे ये बिल्कुल नहीं बताता कि 99% होने में टाइम कितना लगेगा सर। गेटिंग? क्या एक टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नहीं किसी भी रिएक्शन के लिए? अरे बिल्कुल है। आपने बोल दिया कि रिएक्शन 99% हो रही, आप बोलोगे सर मैं 90% मार्क्स ला सकता हूं, हमारी कंडीशन है कि आपके 90% मार्क्स कितने साल में आने चाहिए, 1 साल में आने चाहिए। आप बोलो नहीं सर मैं 12th बोर्ड सर मैं 4 बार दूंगा सर, 4 बार दूंगा, फिर लास्ट में जाके 90% मार्क्स आएंगे। अब 4 बार दे के 90% मार्क्स लाने का कोई सेंस बनता है क्या? कोई सेंस नहीं है सर। उसी तरीके से जो भी केमिकल रिएक्शन होगी वो कितना परसेंट हो रही, नो डाउट परसेंट होना एक इंपॉर्टेंट चीज है, नो डाउट इसमें, लेकिन कितने टाइम में हो रही है बेटा वो भी एक इंपॉर्टेंट है। तो जो केसी होगा मुझे टाइम के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताएगा, केसी तो बस मुझे इतना बताएगा कि भाई 99% रिएक्शन होगी। ठीक है? तो कहने का मतलब जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इन दोनों के अलावा, वो रहेगा आपकी रिएक्शन की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन स्लो हो रही है या फिर फास्ट हो रही है। अगर रिएक्शन फास्ट होगी तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में कम टाइम लगेगा, लेकिन रिएक्शन अगर बहुत ज्यादा स्लो हो गई तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। और कभी कभी तो ऐसे भी केसेस अपन देखेंगे कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में 100 साल लग रहे हैं। कितने साल? 100 साल। इसका मतलब अगर कोई बंदा आज पैदा हुआ है आज और आज भी रिएक्शन करवाए तो रिएक्शन कब जाके कंप्लीट होगी, जब वो
शायद पहुंच चुका होगा या पहुंचने वाला होगा ऊपर। हाँ 100 साल पहुंचा दे बेटा, उसको जिंदा रखना थोड़ा सा उसको। गेटिंग? तो उस रिएक्शन का करवाने का कोई सेंस बनेगा क्या? नो सर। कहने का मतलब रिएक्शन की जो स्पीड होगी ना भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 3 पैरामीटर को हमेशा कोई भी जो केमिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टडी करेगा, 3 पैरामीटर उसके दिमाग में होंगे। एक तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तीसरा स्पीड ऑफ रिएक्शन। और इस चैप्टर में अपन कौन से पैरामीटर को स्टडी करने वाले हैं? स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये अपना टारगेट है सर। इन दोनों पैरामीटर की बात अपन लोग नहीं करने वाले। अपन जो बात करेंगे इस चैप्टर में वो रिएक्शन की स्पीड की बात करने वाले। तो पूरा चैप्टर रिएक्शन की स्पीड पर ही बेस्ड रहेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं और रखना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए डायमंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो आपका डायमंड हो गया। आपने ये भी सुना होगा बेटा कि डायमंड किसका एलोट्रोप होता है भाई? डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। प्रेकोटाम एलोट्रोप आपने कार्बन का सुना होगा, दैट इज द ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है भाई? ये भी कार्बन का है। ठीक है, अगर मान लो, क्या मैं डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज कर सकता हूं क्या? क्या डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज किया जा सकता है क्या? मतलब मैं ये सिंपली ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखी, ये रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, ये मुझे फाइंड करना है। तो अगेन भाई, कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कितनी नहीं होगी, वो फाइंड मुझे करना है। तो मुझे 3 चीजें पता करनी पड़ेगी। क्या? पहले तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करो कि रिएक्शन फिजिबल है या फिर नहीं है। फिजिबल होने का मतलब क्या डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन फिजिबल है या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे सर? इसका क्या निकालेंगे अपन लोग? डेल्टा जी। और जब इसका डेल्टा जी निकालते हैं ना बेटा, इसका डेल्टा जी रफली -3 के आसपास आता है। किसके आसपास आता है? -3। और अपन जो भी कहानी यहां पर कर रहे हैं ना बेटा, वो रूम टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर में कितना लूंगा यहां पर? 298 केल्विन। और प्रेशर नॉर्मल वाला 180 अपन नॉर्मल कंडीशन में इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल लें तो डेल्टा जी क्या आता है इस रिएक्शन का? -3। अब -3 डेल्टा जी आने का मतलब क्या है? ये रिएक्शन क्या है? फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है भाई। तो ये रिएक्शन तो सर क्या है? स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये रिएक्शन होगी तो इसका मतलब तो ये होगा सर, जो डायमंड होगा वो अपने आप किसमें चेंज हो जाएगा? ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। क्या कभी आपने डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज होते हुए देखा है क्या? ग्रेफाइट मतलब समझते हो भाई, जो आपके पेंसिल में वो आता है वो ग्रेफाइट ही है। तो कभी ऐसा हुआ कि डायमंड रखा हुआ था, शाम को मैंने डायमंड रखा और सुबह जब देखा तो पता लगा डायमंड के एकदम ब्लैक ब्लैक सा कुछ ग्रेफाइट बन गया हो? चोरी नहीं आ रहा, तो वही था, चोरी नहीं करना है। तो कभी ऐसा होता है क्या? और कभी ऐसा होता है क्या? नो सर, ऐसा होता नहीं है सर। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपका डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक्स तो बोलता है नहीं नहीं भाई, डायमंड को किसमें चेंज होना चाहिए? ग्रेफाइट में चेंज होना चाहिए। गेटिंग? अब चेंज होना चाहिए तो कितना चेंज होगा सर? तो अपन क्या करते हैं, इसका केसी भी निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं? केसी। और केसी जब निकालते हैं ना बेटा, रफली जो केसी आएगा 4 के आसपास आता है। अब केसी 4 आना ये भी ठीक ठाक वैल्यू है। और केसी 4 आना मतलब ये बता रहा कि ये जो डायमंड होगा लगभग 80% डायमंड किसमें चेंज होगा? ग्रेफाइट में। मतलब आपका डायमंड अगर 10 ग्राम का डायमंड है, कितने का? 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम में से 8 ग्राम जो होगा ना भाई, वो पेंसिल में चेंज हो जाएगा, 2 ग्राम बचेगा बस। क्या अगेन ऐसा कभी होता हो देखा किसी ने? नो सर। निखिल, ऐसा होता हो किसी ने देखा? नो सर। तो सर होता हुआ नहीं देखा तो फिर ये क्या, ये डेल्टा जी केसी ये हमें झूठ बता रहे हैं क्या? थर्मोडायनेमिक्स झूठ नहीं बोलती है। अगर थर्मोडायनेमिक्स में कोई डाटा आपको मिल रहा है, इसका मतलब पक्की बात है उसका कुछ ना कुछ रीजन तो है। अगर डेल्टा जी आपको नेगेटिव मिलेगा तो पक्की बात है रिएक्शन होगी। लेकिन सर होगी तो सर, लेकिन डेली लाइफ में अपन को ऐसा कुछ कभी देखने को नहीं मिलता। अगर किसी का डायमंड है तो वो अपने आप ग्रेफाइट में चेंज नहीं होता है। अब आओ लास्ट, थर्ड वाला जो पार्ट होगा, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगी ना भाई, नो डाउट आपका जो डायमंड होता है वो ग्रेफाइट में चेंज होता है, बिल्कुल होता है। और इतना जो केसी जो बता रहा उतना ही होता है। लेकिन इस पूरे कन्वर्जन में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? लगभग अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आपके पास लगभग 1 बिलियन साल का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 1 बिलियन साल।
उससे भी ज्यादा, ये तो मिनिमम बता रहा हूं मैं। तो यहाँ बिलियंस ऑफ साल का टाइम लगने वाला है। अगर बिलियन ऑफ साल तक अगर डायमंड को आप रख दो तो डायमंड बिलियन साल के बाद में ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। अब नो डाउट कि बिलियन साल के बाद को देखने वाला होगा या फिर नहीं होगा, कि चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अगर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं तो डायमंड भी किस में चेंज होता है, ग्रेफाइट में चेंज होगा। लेकिन डायमंड से ग्रेफाइट में चेंज होने की जो रेट होगी, जो स्पीड होगी, वो काफी क्या है, स्लो है। इतनी स्लो है कि आपको कभी ऐसा लगेगा कि डायमंड कभी ग्रेफाइट में चेंज होता ही नहीं है सर। अरे डायमंड आपके पास है तो 10 साल के बाद में उस ऐसे ही डायमंड दिखेगा आपको, ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद कुछ चेंज आएगा। लेकिन नो डाउट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो सकता है 10 साल में कुछ एटम्स किसके, डायमंड के, किसमें चेंज हो चुके हो, ग्रेफाइट में। कुछ एटम्स कुछ चेंज होंगे तो वहां कितने एटम्स होंगे भाई, डायमंड में ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है। अगर ट्रिलियंस ऑफ एटम में एक एटम अगर ग्रेफाइट में चेंज हो भी गया तो आपको पता चलेगा ही नहीं। आई समझ में? अगेन तो मेरा फोकस मैं वापस में उसी पे लाना चाह रहा हूं कि आपकी जो रिएक्शन की जो स्पीड होगी ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई रिएक्शन अगर हो भी रही है ना भाई, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है, तो उस रिएक्शन का होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। गेटिंग? कोई दिक्कत? नो सर। तो इस पूरे चैप्टर में अपन लोग किसकी बात करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाओ नेक्स्ट। ये सब साथ के साथ उतारते रहना भाई। लिखिएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट का मतलब स्पीड होता है, तो कंफ्यूज मत होना भाई, रेट बोलो स्पीड बोलो की बात है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। लिखिएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब पहले तो मुझे ये बता दो कि जितने भी रिएक्शंस होती है, क्या सब रिएक्शन की स्पीड सेम होती है क्या? नो सर। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती है, और कुछ रिएक्शन बहुत ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्ट, मॉडरेट स्पीड से चलेगी। तो अपन नॉर्मली क्या करने वाले हैं, स्पीड के बेसिस पर अपन लोग केमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला पार्ट लिखेगा वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस। अब वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, कैसी केमिकल रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में बहुत कम का मतलब सेकंड से भी कम। बड़ा फटाक से रिएक्टेंट मिला है, फटाक से प्रोडक्ट बन गया, टाइम ही नहीं लगा सर। तो ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में सेकंड्स लगते हो या सेकंड से भी कम टाइम लगता हो, उनको अपन क्या बोलने वाले, दे आर वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। लिखो द रिएक्शंस विच टेक less than second to get completed are called very fast chemical reactions. वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस। एग्जांपल्स बता सकते हो ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन का जो बहुत फास्ट हो? पहला एग्जांपल लिखो, मान लीजिए, हाँ वो भी है, बिल्कुल है। एक और एग्जांपल में मान लो लेता हूं यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड? एक बेस होता है। कौन सा बेस है भाई? ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सबको पता होगा। NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी रिएक्शन में कर पा रहा हूं किसके साथ बेटा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। कौन? HCl। अब आपको यह भी पता होगा कि एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होने वाली दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर? क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? NaCl और दूसरा वाटर। अब एक बात समझना, ये जो रिएक्शन होगी ना बेटा बहुत फास्ट होती है। बहुत फास्ट का मतलब कुछ नहीं करना, आपको एक डब्बे में क्या लेना है, NaOH लो, दूसरे में क्या लो, HCl। दोनों को जैसे मिक्स करोगे ना, मिक्स करते ही फटाक से क्या बन जाएगा? नमक बन जाएगा। नमक बनने में टाइम नहीं लगता है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। जैसे मिक्स किया दोनों को, फटाक से NaCl प्लस वाटर बन जाता है। गेटिंग? तो दिस रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ध्यान रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है, ऐसे पूछेगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी बेटा वो बहुत फास्ट होगी। लेकिन ध्यान ये भी और रखना बेटा, हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट नहीं होती है। न्यूट्रलाइजेशन कौन कौन सी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली कोई रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, तो वो बहुत फास्ट होती है। एसिड आपने वीक कर दिया,
बेस भी वीक ले लिया तो रिएक्शन तो होगी लेकिन बहुत स्लो होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बहुत फास्ट होगी। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ सेकंड भी नहीं लगते। गेटिंग? दूसरा एग्जांपल, सब एग्जांपल ध्यान रखते चलना। एग्जांपल नंबर 2, कुछ रिएक्शंस का आपने नाम सुना होगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक एग्जांपल सुना क्या नाम? और एक और बात ध्यान रखना, और ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो अपन पढ़ने वाले बेटा सब कहां यूज होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का यूज आता है। तो कृपया करके इस चैप्टर को थोड़ा आंखें खोल के पढ़ना, ठीक है? चलिए, प्रेसिपिटेट रिएक्शन तो आपने नाम भी सुना होगा। कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट, उसकी रिएक्शन में करवाना चाह रहा हूं बेटा सोडियम क्लोराइड के साथ। तो मैं क्या करूंगा, एक बीकर में सिल्वर नाइट्रेट लूंगा सोल्यूशन में और दूसरा NaCl का सोल्यूशन लूंगा, दोनों बीकर को क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा। जैसे आप मिक्स करोगे, मिक्स करते ही क्या बनने वाला है यहां पर, एक AgCl बनेगा और दूसरा बनेगा यहां पर NaNO3। और ये जो AgCl होता है ना बेटा, ये वाटर में क्या होता है, AgCl वाटर में क्या होता है भाई, इनसॉल्युबल। तो AgCl का क्या बनने वाला है यहां पर, प्रेसिपिटेट। और कौन से कलर का बनता है बेटा यहां पर, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा सर। और इस प्रेसिपिटेट को बनने में कोई भी टाइम नहीं लगता। जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट और NaCl के सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, मिक्स होते ही आपको व्हाइट कलर दिख जाएगा, नो टाइम। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। तो एक दिमाग में एक बात फिट कर लो, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। और इस प्रेसिपिटेट रिएक्शन का यूज अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होगी। आगे इसकी और भी बात करेंगे, ठीक है? तीसरा एग्जांपल, कि कंबशन रिएक्शन भी फास्ट होती है क्या? अरे कंबशन, मान लो पेट्रोल को जलाना है मुझे, कुछ नहीं करना, तीली लगाओ, तीली डाली, भम, हाँ इथेनॉल मिला दिया उसमें, E20, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या, भम होने का मतलब क्या है, कई टाइम लगेगा क्या? ना सर, जैसे तीली गई फटाक से पूरा पेट्रोल बर्न। हाँ ये यहाँ लाएंगे बेटा ना, अभी पेट्रोल लाएंगे यहाँ पर भी करेंगे अपन साथ में, वहीं बैठे रहेंगे साथ में सब लोग ना, फिर तो सब हम हो जाएंगे फिर। वापिस आओ। तो जो कंबशन रिएक्शंस होगी, कंबशन रिएक्शंस आर आल्सो वेरी फास्ट रिएक्शन। कंबशन रिएक्शंस आर आल्सो वेरी फास्ट रिएक्शन। निखिल बस एक सेकंड होता है बस, फिर वापस मुद्दे पर। कंबशन रिएक्शन, ठीक है? और भी रिएक्शंस होती है जो काफी फास्ट होगी, लेकिन नॉर्मली 3 एग्जांपल ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और कंबशन रिएक्शन दिया जा रहा है वेरी वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, ठीक है? सेकंड कैटेगरी ऑफ सेकंड कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो का मतलब ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में महीनों सालों लग जाते हैं, उन रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन लोग, वेरी स्लो रिएक्शन। लिखिएगा, द रिएक्शन विच टेक्स the reaction which takes months, years to get completed are called very slow chemical reactions. कोई एग्जांपल बता सकते हो वेरी स्लो का? एक तभी बढ़ा था अपन लोगों ने, कौन सा? अरे डायमंड ग्रेफाइट वाला। इससे स्लो कहां होगा भाई? डायमंड को अगर ग्रेफाइट में चेंज करना है तो आपको बिलियन ऑफ साल चाहिए सर। वेरी स्लो रिएक्शन। इसके अलावा एक और एग्जांपल रस्टिंग का भी ले सकते हो। रस्टिंग, क्या रस्टिंग बहुत फास्ट रिएक्शन होती है कि बहुत स्लो होती है? रस्टिंग होने में महीनों लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं रस्टिंग होने में? महीनों। इसका मतलब रस्टिंग इज ऑल्सो वेरी स्लो रिएक्शन। रस्टिंग में होता क्या, थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोगों को होगा। जो Fe होगा वो मॉइस्चर और O2 की प्रेजेंस में धीरे धीरे रिएक्ट करता है, धीरे धीरे, और धीरे धीरे रिएक्ट करेगा तो धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द Fe2O3.XH2। H2 के नंबर यहाँ फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा ह्यूमिडिटी वगैरह पर, इसलिए 2 भी आ सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। सिंपली यहाँ पर XH2 लिख दिया। अब ये जो बना बेटा ये आपकी रस्ट है, और हमें बेस सबको पता है कि रस्ट लगने में टाइम लगता है, कभी कभी रस्ट महीनों के बाद लगेगी। तो रस्टिंग इज अ वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। यस और नो? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बस 1-2 एग्जांपल सब कैटेगरी के ध्यान रखो, बाकी अपन और भी बात करते रहेंगे। थर्ड लिखिएगा, थर्ड टाइप की रिएक्शन मॉडरेट केमिकल रिएक्शन या मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन।
मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन क्या होगी भाई? मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में कुछ मिनट्स या कुछ घंटे लगते हो, उसको अपन बोलेंगे मॉडरेट केमिकल रिएक्शन. लिखिएगा द केमिकल रिएक्शन विच टेक मिनट्स, आवर्स, even days are called moderate speed chemical reactions. Moderate speed chemical reactions. अब एक बात मुझे समझाओ कि स्पीड के हिसाब से मैंने रिएक्शन को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया. अब इन 3 टाइप की जो रिएक्शंस है बेटा, इन रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन की स्पीड को हमें स्टडी करना चाहिए और कौन सी को नहीं करना चाहिए? क्या जो वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन है इनकी स्पीड को स्टडी करने का कोई मतलब बनता है क्या? अबे कहां करोगे स्टडी? मिलाया होगी रिएक्शन, तो ये इतनी फास्ट है ना भाई कि इनको अपन स्टडी कर ही नहीं सकते. चाह कर भी अपन लोग स्टडी कर ही नहीं पाएंगे भाई. अब कुछ टाइम तो चाहिए ना भाई. क्या इन लास्ट वाले को स्टडी करने का कोई मतलब बनता है क्या? बीच वाले को, वेरी स्लो को? ना सर. अबे बैठे हुए महीनों भर तक, टेंट लगा दिया वहीं पर, रिएक्शन चल रही है, खाना भी वहीं पहुंच रहा है, 1 महीने तक रिएक्शन चली, उसके बाद में जाके रिएक्शन हुई. अब तो 1 महीने तक क्या करोगे? कर सकते हो, करने का सेंस बनता है क्या? अब टेंट लगा हुआ, टेंट के पैसे भी जाएंगे. अब एक ही कर लेना, एक तो हो नहीं रही हमसे, 3-4 करेंगे हम, होगी बात. तो कहने का मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन होगी वेरी स्लो, इनको स्टडी करने का कोई मतलब नहीं बनता है. कितनी स्लो है भाई? महीनों लग जाएंगे तो कोई ज्यादा सेंस अपन लोग बनेगा नहीं. जो सबसे ज्यादा जो सेंस बनेगा वो कौन सी रिएक्शन की बात करेंगे अपन लोग? मॉडरेट वाली का. इनको अपन स्टडी आसानी से कर सकेंगे. ये रिएक्शन मुश्किल से 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है. इसलिए नॉर्मली इस पूरे चैप्टर में अपन लोग जिन केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे ना बेटा, जिनको अपन स्टडी करेंगे, वो कौन सी वाली होगी? मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शंस. गेटिंग? 1-2 एग्जांपल लिख लो पहले इसका, मॉडरेट वाली का. लिखेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर. सबको पता है कि शुगर का जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11. इसका जब हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे तो क्या मिलेगा मुझे? एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. और ये मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन है, इसको होने में कुछ टाइम लगेगा. एक और एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा, N2+H2 इज कन्वर्टिंग इनटू NH3. ये भी एक मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस की कैटेगरी में आएगी. आप टेम्परेचर हाई वगैरह रखेंगे, उस कंडीशन पे बात करेंगे. गेटिंग? ठीक है. तो कहने का मतलब पहली बात तो ये समझ लो कि इस पूरे चैप्टर में अपन लोग कौन सी टाइप की रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं? जो रिएक्शन एक मॉडरेट स्पीड से चलेगी. अपन वेरी फास्ट की भी बात नहीं करने वाले, वेरी स्लो की भी बात नहीं करेंगे. नोट लगाओ नीचे. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द moderate speed chemical reactions. अब इतना करने के बाद में ना एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर ये जो केमिकल रिएक्शन है ना भाई, ये अलग अलग स्पीड से क्यों होती है? सब केमिकल रिएक्शन की स्पीड सेम क्यों नहीं होती है भाई? कुछ फास्ट होती है सर, कुछ स्लो होती है. तो फास्ट वाली फास्ट क्यों होती है, स्लो वाली स्लो क्यों होती है? कोई रीजन बताएगा? रिएक्शन अलग अलग स्पीड में क्यों होती है? स्लो फास्ट का लोचा है, एक जैसी स्पीड क्यों नहीं होती? कैसे? ठीक है, वापिस आओ, देखो ध्यान से. अगर मान लो मैं इसी रिएक्शन की बात करूं तो मुझे पता है N2 या रिएक्टेंट है, तो N2 का स्ट्रक्चर में बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा. अगर H2 की बात करूंगा तो H2 कैसे बनेगा भाई? H बॉन्डेड टू H. NH3 कैसे बनेगा बेटा? यहां पर N और 3H. अब इसको देखकर मुझे बताओ ये जो प्रोडक्ट NH3 होगा कब बना होगा या कैसे बनेगा? तो साफ साफ समझ में आ रहा भाई, ये N और H के बीच में बॉन्ड बना होगा तो पक्की बात है सबसे पहले यहां पर क्या हुआ होगा? ये N और N वाला बॉन्ड टूटा होगा, H और H वाला बॉन्ड भी टूटा होगा, और फिर N और H के बीच में बॉन्ड बना होगा, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा. तो समझ में क्या आती है बात कि हर केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होता है. किन के बॉन्ड ब्रेक होंगे? रिएक्टेंट्स के. और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में फिर बॉन्ड क्या होगा? वापस बनेगा, और बॉन्ड बनने के बाद फिर आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा. अब सोच के देखो, अगर मान लो रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड है ना भाई, अगर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हुआ तो बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा.
और जब बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा तो रिएक्शन को होने में भी टाइम लगेगा, तो अपन बोलेंगे रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लेकिन सोच के देखो अगर बॉन्ड बहुत वीक हुआ तो, और बॉन्ड बहुत वीक हुआ तो फटाक से टूट जाएगा, और फटाक से टूट जाएगा, फटाक से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, पूरी रिएक्शन फटाक से हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये समझ में आता है कि सर हर केमिकल रिएक्शन में सेम चीज होती है, हर केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फिर वापस बॉन्ड बनेंगे, और बॉन्ड बनने के बाद फिर आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इन बॉन्ड टूटने में क्या, बॉन्ड बनने में कोई दिक्कत है क्या, बॉन्ड अपने आप बनते हैं। बॉन्ड बनना इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या बॉन्ड बनना इज ऑलवेज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो दिक्कत आती है वो किसमें आती है, बॉन्ड को तोड़ने में। बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगेगा सर, अगर बॉन्ड तोड़ने में टाइम लग रहा है, अब कितना टाइम लगेगा बॉन्ड तोड़ने में, किस पे डिपेंड करेगा, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। अगर बॉन्ड वीक हुआ तो जल्दी टूट जाएगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। लेकिन बॉन्ड अगर बहुत स्ट्रांग हुआ तो बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा, स्लो टूटेगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। गेटिंग, लगाओ नोट। इन ऑल केमिकल रिएक्शंस, इन ऑल केमिकल रिएक्शंस bond in reactant is broken, bond in reactant is broken, bond in reactant is broken, and then new bonds get formed, new bonds get formed. If the bond in reactants, if bond in reactants is very strong, then it will take some time, to be broken, and the reactions become slow. अब मुझे आप ये एक्सप्लेन करके बता सकते हो क्या बेटा कि आपका जो डायमंड था, डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि डायमंड में जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्रांग होता है। आपको पता भी होगा डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस। अब 4000 होता ही क्यों बेटा, क्योंकि डायमंड में जो कार्बन के एटम्स होंगे उनके पीछे बॉन्ड खतरनाक स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग होगा बॉन्ड टूट ही नहीं पाता है। तो बॉन्ड को तोड़ने में सालों लग रहे हैं। कितने साल लग रहे हैं भाई, बिलियंस ऑफ साल। इतना खतरनाक बॉन्ड है। कैसा नो, वो हो जाएगा। अगर कोई प्रोसेस इधर स्लो तो उल्टा करोगे तो हो जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको कुछ टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, उस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं। अब एक बार समझना हो, क्या अपन डायमंड को कभी भी ग्रेफाइट में चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो बाई चांस आप डायमंड को क्या करो बेटा, हीट करो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये जो डायमंड होगा ये मुश्किल से 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेफाइट में, विद इन अ मिनट। लेकिन अपन ने जो बात की थी वो किसकी बात की थी भाई, नॉर्मल कंडीशन की। जब टेम्परेचर 25 डिग्री हो, 25 पे रखोगे डायमंड को तो उसको चेंज होने में फिर बिलियंस ऑफ साल लगेंगे। लेकिन टेम्परेचर अगर आपने डायमंड का कितना कर दिया, 2000 डिग्री, तो डायमंड किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेफाइट में। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, ये पूरी कहानी किसमें होनी चाहिए बेटा, वैक्यूम में। किसमें होनी चाहिए, वैक्यूम भी आपको यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा सर, क्यों ज्यादा हीट करोगे तो क्या होगा, कार्बन, डायमंड किससे बना बेटा, कार्बन। अगर कार्बन होगा तो सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी होगी, तो कार्बन किसके साथ मिल जाएगा, वो क्या बना लेगा, CO2। तो डायमंड भी गया, वो ग्रेफाइट भी गया, मिला क्या मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब ये नौटंकी आप कर रहे हो तो आपको ऑक्सीजन यहां पर नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगा तो डायमंड वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 में चेंज हो जाएगा, गेटिंग। लेकिन अगर वैक्यूम में ये सब नौटंकी आप करोगे तो वैक्यूम के अंदर अपन डायमंड को चाहे तो ग्रेफाइट में चेंज कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि आपको लगभग 2000 डिग्री के आसपास को हीट करना पड़ेगा, और 1-2 मिनट में ये पूरी कहानी हो जाएगी, गेटिंग। अब ऐसा क्यों हुआ कि हीट करने से कहानी जल्दी हो गई, रीजन, अरे बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे, बॉन्ड तोड़ना ही तो मोटिव है, बॉन्ड तोड़ना ही तो मोटिव है। लगाना भाई इसके, बॉन्ड तोड़ना ही तो क्या है अपना मोटिव है। अगर टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा हाई कर दिया क्या होगा, बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, वापस आइए मुद्दे पर। अब एक बात मुझे बताओ जल्दी से, ये जो रिएक्शन थी ना सर, ये वाली, ये फास्ट क्यों हो गई,
हाँ, क्योंकि हमें पता है कि जो बेस होता है ना बेटा, पानी में जैसे आप डालोगे बेस, ऑलरेडी इनका जो बॉन्ड होगा वो ब्रोकन फॉर्म में ही रहता है। ऑलरेडी किस फॉर्म में रहेगा? ये ब्रोकन फॉर्म में। उसी तरह जो HCl होगा पानी में मिलाते क्या हो जाएगा बेटा? ये H+ और Cl-, इनके बीच में कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, Cl-। अच्छा, बॉन्ड इनके बीच में नहीं है बेटा, तो इनका बॉन्ड ऑलरेडी क्या होगा भाई? टूटा हुआ होगा। नो बॉन्ड, नो बॉन्ड मतलब रिएक्शन क्या होने वाली है? बहुत फास्ट। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब सबसे पहले मुझे बताओ रेट का क्या मतलब होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? किसी भी चीज में क्या आना? चेंज आना। पढ़ा होगा फिजिक्स में आप लोगों ने, रेट का मतलब भी क्या होता है? चेंज इन समथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कि पढ़ने की भी रेट होती है क्या? यस सर, पढ़ने की भी क्या होगी भाई? रेट होगी। अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे? हो सकता है कोई बंदा 1 घंटे में 20 पेज पढ़ रहा होगा, तो हम रेट कैसे बोलेंगे भाई? 20 पेज पर आवर। कोई हो सकता है उन्हीं 20 पेज को एक बंदा 2 घंटे में पढ़ रहा हो, तो क्या बोलेंगे कि 20 पेज पर 2 आवर। सॉल्व करेंगे तो 10 पेज पर आवर। यस और नो? तो रेट का सिंपल मतलब क्या होता है भाई? चेंज आना किसी भी चीज में विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। लिखो, चेंज इन समथिंग, अभी आएंगे। अब बात करेंगे, लिख तो अभी। रेट ऑफ, क्या लिखा था? चेंज इन समथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन समथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट और स्पीड। रेट और स्पीड। तो रेट होने के लिए ना भी चेंज होना जरूरी है। अगर मान लो कहीं कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो वहां पर रेट की कोई बात अपन लोग नहीं करेंगे। रेट होने के लिए चेंज का होना कंपलसरी है। अब आते हैं अपन, अब मुझे करना क्या बेटा? एक रिएक्शन के रेट को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे यह पता करना पड़ेगा कि आपकी जो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती है भाई? रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। दो चीजें आपकी रिएक्शन में होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब जब रिएक्शन अपन करवाएंगे तो रिएक्शन क्या लेके करवाई जाती? नॉर्मली रिएक्टेंट लेंगे अपन लोग, फिर वो रिएक्टेंट जो होगा वो किसमें चेंज होता रहेगा? प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन जब लेंगे अपन लोग, तो शुरुआत में मुझे क्या करना पड़ता है बेटा? रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ क्वांटिटी लेनी पड़ती है। हो सकता है रिएक्टेंट आप 10 ग्राम लो, यस और नो? तो मुझे कुछ ना कुछ क्या लेनी पड़ेगी रिएक्टेंट की? यहां पर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में किस किस में ले सकता हूं? क्या मास में ले सकता हूं क्या? यस सर, हो सकता है मैं 10 ग्राम मास ले लूं। और क्वांटिटी किस किस में हो सकती है? क्या क्वांटिटी मोल में भी हो सकती है क्या? यस सर, मोल में भी हो सकती है। गेटिंग? क्या क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेशन में भी मेजर कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं क्या? यस सर, कॉन्सेंट्रेशन में भी कर सकते हैं। क्या क्वांटिटी में प्रेशर में भी कर सकता हूं क्या? यस सर, प्रेशर में भी कर सकते हो। तो क्वांटिटी आप जिसमें चाहो उसमें मेजर कर सकते हो, और वॉल्यूम वगैरह में भी बात कर सकते हो। क्या मोल फ्रैक्शन में भी कर सकता हूं क्या? यस सर। तो क्वांटिटी के बहुत सारे मीनिंग्स होंगे सर, ये सब क्वांटिटी ही है, बस मेजर करने का तरीका अपना अलग अलग है। मास में कर रहे हैं, मोल में, या कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे प्रेशर। अब मुझे बताओ, मान लेते हैं कि शुरुआत में मैं क्या कर रहा हूं? एक रिएक्शन करवा रहा हूं, और मैं यहां पर रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी बेटा मैं 100 ले रहा हूं। कितनी ले रहा हूं? 100। इस पूरे चैप्टर में जब रिएक्शन स्टार्ट होगी उस टाइम को अपन हमेशा t बराबर 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? t बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा? इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम, या कभी कभी इसको अपन बोलने वाले क्या? स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम। तो शुरुआत में रिएक्शन में रिएक्टेंट आपने 100 लिया, प्रोडक्ट कितना होगा शुरुआत में? अरे प्रोडक्ट कितना होगा? 0। अब मुझे यह पता है कि अगर रिएक्शन होगी तो इसकी जो रिएक्टेंट होगा उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होगी? अब रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी। तो कुछ टाइम के बाद में हो सकता है 2 सेकंड के बाद में ये जो रिएक्टेंट था वो 100 से कितना रह गया बेटा? वो हो सकता है 98 रहेगा। तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 2। क्या जरूरी कि प्रोडक्ट 2 ही बने? डिपेंड करेगा सर। अगर ये मास है तो मास में तो 2 ही बनेगा, क्योंकि हर रिएक्शन में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड होता है। लेकिन अगर मान लो ये मोल हुए तो यहाँ 2 होना जरूरी नहीं है। 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कि मोल कंजर्व रिएक्शन में नहीं रहते। रिएक्शन में कल क्या कंजर्व रहेगा? मास। अगर ये मास हुआ तो आप 98 टू 102 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मास अगर नहीं हुआ तो ये 2 होना कोई कंपलसरी नहीं है। उस पर अपन आएंगे बाद में और भी बात करेंगे, अभी तो मैंने रफली मान लिया कि मास ही ये सपोज कर लेते हैं। और भी जब रिएक्शन होगी तो टी बराबर, मान लो 10 सेकंड के बाद मैंने ऑब्जर्व किया तो इसकी क्वांटिटी और भी कम हो जाएगी। पता चला कि कितनी हो गई भाई? 92 हो गई। तो वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब एक बात मुझे बता दो,
अगर ऐसा हो रहा है तो मैं एक बात तो बोल सकता हूं ना भाई, अगर मुझे रेट को डिफाइन करना तो रेट को मैं कब डिफाइन कर सकता हूं, जब किसी चीज में क्या आना चाहिए, और किसी चीज में क्या आना चाहिए, टाइम के साथ चेंज आना चाहिए। तो पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या रिएक्शन में भी किसी पैरामीटर में चेंज आता है या फिर नहीं आता। अगर आएगा तो उस पैरामीटर के हिसाब से अपन लोग रेट को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन चेंज ही नहीं आ रहा किसी पैरामीटर में तो फिर रेट ऑफ की अपन बात कर ही नहीं सकते। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा बेटा यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट है क्या उसकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है क्या टाइम के साथ, और आ रहा, बिल्कुल आ रहा। टाइम शुरुआत में 100 था, 2 सेकंड के बाद कितना हो गया 98, 10 सेकंड के बाद 92। तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी में क्या आ रहा है सर, चेंज आ रहा है। क्या प्रोडक्ट की क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है क्या, यस आ रहा है सर। और रेट को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, चेंज ही चाहिए था सर। तो अपन बोल सकते हैं ना बेटा कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट था उसकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा, तो क्या इस रिएक्शन की रेट में डिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, यस सर। किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं बेटा अपन लोग, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। क्या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं क्या, यस सर। जिस जिसमें चेंज आएगा उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। रिएक्टेंट में चेंज आ रहा तो इसके हिसाब से भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट में चेंज आ रहा उसके हिसाब से भी मैं कर सकता हूँ, यस और नो। और ये बताओ ये चेंज कब तक चलता रहेगा बेटा, हो सकता है 1 घंटे बाद आप रिएक्शन को देखो तो हो सकता है कितना जाए भैया 20 बजे कितना हो जाए। और ये रिएक्शन कब तक चलती रहेगी, जब तक जब तक जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। क्या नहीं आ जाए, इक्विलिब्रियम। जरूरी नहीं कि बेटा इसका जी जीरो होगा, ऐसे ही हो सकता है जीरो होने से पहले क्या मेंटेन हो जाए, इक्विलिब्रियम। जब तक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक रिएक्शन चलती रहेगी, जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा वो रिएक्शन रुक जाएगी। और एक और बात ध्यान रखना, एक रिएक्शन को छोड़कर कोई भी रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। और वो कौन सी रिएक्शन जो 100% कंप्लीट होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अलावा कोई भी रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट होगी नहीं, उससे पहले ही वहां पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। गेटिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो मेरे को ये बताओ मैं किसी भी रिएक्शन की रेट किसके हिसाब से डिफाइन कर सकता हूं, क्या रिएक्टेंट के हिसाब से डिफाइन कर सकता हूं क्या, यस सर। प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकता हूं क्या, यस सर। अब एक और बात समझाओ, रिएक्टेंट के हिसाब से तो कर सकता हूं, लेकिन रिएक्टेंट में भी मैं कैसे करूंगा, क्या मास के हिसाब से कर सकता हूं क्या, तो मास में भी तो चेंज आ रहा है। किसके मास में चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट के मास में चेंज आ रहा है। तो मैं चाहूं तो इस रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट के मास के हिसाब से मैं डिफाइन कर सकता हूं। और मास के हिसाब से करूंगा तो कैसे करूंगा कि चेंज इन द मास ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्या इस रिएक्शन की रेट में रिएक्टेंट के मोल के हिसाब से भी कर सकता हूं क्या, यस सर। कैसे करेंगे, चेंज इन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से भी कर सकता हूं क्या, यस सर। कैसे, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या प्रोडक्ट के हिसाब से भी कर सकता हूं क्या, यस सर। अगर मान लो प्रोडक्ट में मुझे कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से करनी है तो कैसे कर लूंगा सर मैं, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका रहेगा जिसको अपन बार बार यूज करेंगे वो किस में होने वाला बेटा, कॉन्सेंट्रेशन में। बीच बीच में हम प्रेशर की भी बात करेंगे, मोल की बात बहुत कम करेंगे, लेकिन ज्यादातर बात किसकी चलने वाली है, कॉन्सेंट्रेशन। लिखो डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन की, जल्दी फास्ट फास्ट लेकिन थोड़ा सा। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेगा, इट इज द चेंज in the concentration of reactant. It is the change in the concentration of reactant और प्रोडक्ट, दोनों का एक साथ ही लिख रहा हूं मैं, दोनों का एक साथ ही बात कर रहे हैं। concentration of reactant और प्रोडक्ट with respect to time is called rate of reaction। क्या किसी रिएक्शन के रेट को मैं प्रेशर के हिसाब से भी डिफाइन कर सकता हूं क्या, यस सर। वो भी लिख लो और लगाकर डेफिनेशन कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time। क्या मोल के हिसाब से भी कर सकते हैं क्या, यस सर। मोल भी तो चेंज हो रहा,
प्रेशर के हिसाब से कर सकते हो, मास के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर अपन जो बात करेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा बात होगी, कभी कभी प्रेशर में भी बात होगी। तो मैं 2 के हिसाब से लिख रहा हूं, बाकी हिसाब से आप चाहो तो खुद लिख सकते हो। अब आओ सर, हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे बताओ, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो स्पीड होती है ना बेटा, स्पीड को मैं कितने टाइप का डिफाइन कर सकता हूं? स्पीड कितने टाइप की होती है भाई? दो टाइप की, कौन कौन सी? एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो दो टाइप की रेट या दो टाइप की स्पीड आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, यहां भी वही अपन बात करने वाले। पहले मुझे बता दो कि एवरेज स्पीड का क्या मतलब होगा और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा। मान लो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो एक बंदा पॉइंट ए पर है, उसको पॉइंट बी पर जाना है, और बंदे के पास ना भाई गाड़ी है, बुलेट गाड़ी ना, तो उसको यहां से यहां पहुंचना है। और अपन ये मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है। कितना? 250 किलोमीटर। मान लेते हैं कि जो ए बंदा होगा उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से, और ए से जर्नी स्टार्ट करेगा, मान लेते हैं बेटा वो 7 बजे स्टार्ट करा, सुबह सुबह 7 बजे। तो 7 बजे उसने क्या निकाली? बुलेट निकाली, और कहानी स्टार्ट हो गई। और जब ये इधर चलता जाएगा, कभी ना कभी तो ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा। कितना टाइम लगेगा बी पॉइंट पर पहुंचने में इसको? तो अपन बोल सकते हैं लगभग 5 घंटे मान लेते हैं। कितना? 5 घंटे। तो कितने बजे पहुंच जाएगा यहां पर? ये 12 बजे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पूरी जर्नी में इस बंदे की जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी रही होगी? तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे सर? कि टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने? 250 किलोमीटर। टाइम कितना लगा सर उसको? 5 घंटे लग गए सर। तो 250 अपॉन 250 अपॉन 5 करोगे तो कितना आएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है, इसकी कौन सी स्पीड है सर? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब ये होगा पूरे टाइम इंटरवल में या पूरी डिस्टेंस में, पूरी जर्नी में वो बंदा लगभग ना भाई इस वाली स्पीड से चला। लेकिन क्या इसका ये मतलब है क्या बेटा कि वो हमेशा इतनी स्पीड से चला होगा क्या? नो सर, बीच में भाई उसकी कभी स्पीड बढ़ी भी होगी, कभी कम भी होगी, कभी कभी जीरो भी हुई होगी। यस और नो? अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं भाई कि मान लो इस बंदे की जो स्पीड है ना बेटा, मुझे ये बताओ कि 7:30 बजे इस बंदे की स्पीड कितनी रही होगी? एग्जैक्टली 7:30 बजे। तो 7:30 बजे कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी इसकी। मान लेते हैं कि इसकी स्पीड अपन लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, स्पीड कितनी थी भाई? 70 किलोमीटर पर आवर थी। तो स्पीडोमीटर में देख लेगा, वो देखा तो पता चला कितने पे भाई साहब? 70 किलोमीटर। अब ये जो 70 किलोमीटर पर आवर ये कौन सी स्पीड है सर? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही तो स्पीड है ना भाई। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपसे कोई स्पीड पूछे किसी भी चीज की, तो उसको कौन सी स्पीड बोलेंगे अपन लोग? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा? एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर क्या स्पीड है। तो यहाँ इंटरवल कौन सा अपना? ये वाला और ये वाला। इस इंटरवल में उसकी कितनी एवरेज स्पीड रही होगी या कितनी स्पीड रही होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमेशा एक इंटरवल में डिफाइन की जाएगी, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अपन डिफाइन करते हैं। गेटिंग? लिखो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो पहले लिखिएगा एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन, एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन। उसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, it is the speed of reaction in a particular interval, it is the speed of reaction in a particular interval of time, particular interval of time, particular interval of time. Second लिखो instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of reaction, definition लिख लो इसकी। it is the speed of reaction, it is the speed of reaction at a particular instant or time, एक particular time या instant, it is the speed of reaction at a particular instant or time, particular instant or time.
पर्टिकुलर इंस्टेंट और टाइम। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाओ ऑफिस, एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब पूरी मैथमेटिक बात करेंगे भाई, मैथमेटिकली चीजें चलने वाली है। एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन, मान लो एक रिएक्शन अपने पास R2P, R का मतलब क्या समझेंगे अपन लोग, और R का मतलब रिएक्टेंट और P का मतलब प्रोडक्ट। मान लेते हैं कि इस रिएक्शन को मुझे स्टडी करना, तो शुरुआत में मान लेता हूं कि बेटा T बराबर जीरो। T बराबर जीरो का मतलब क्या होगा, हमेशा इनिशियल टाइम जब रिएक्शन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट होने वाली है। तो शुरुआत वाला जो टाइम होगा उसको हमेशा T बराबर जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज द इनिशियल टाइम ऑफ रिएक्शन, इनिशियल और स्टार्टिंग टाइम ऑफ रिएक्शन। अब मान लेते हैं कि शुरुआत में इस रिएक्शन की कुछ ना, इस रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। मैं मान के चल रहा हूं बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, R0 है। R0 का मतलब इनिशियल, और कॉन्सेंट्रेशन अपन हमेशा किस में दिखाते हैं बेटा, ब्रेकिट में। ब्रेकिट का मतलब क्या समझना पूरे चैप्टर में, जब ब्रेकिट आ गया, ब्रेकिट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो ब्रेकेट में होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन। ब्रेकेट में कौन है यहां पर, R, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। कौन सी वाली कॉन्सेंट्रेशन, जब टाइम कितना होगा, जीरो, तो इसका पूरे का मतलब होगा इट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब शुरुआत में बता प्रोडक्ट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, जीरो। अब जैसे जैसे टाइम आपका पास होता जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम या ज्यादा, कम होती जाएगी। मान लेते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में ले रहा हूं T बराबर T, क्या इस टाइम पर इस R की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मान लेते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई, यहां पर RT है। RT का मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए टाइम T, और R0 का मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए टाइम जीरो, या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी आप बोल सकते हो। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी टी टाइम टी पर, इसको चाहो तो आप किससे डिफाइन कर सकते हो बेटा, पीटी से। पीटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट एट टाइम टी। गेटिंग, पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में आपको इतना करना ही पड़ेगा। तो ये चीज अभी से सीख लो कि टी बराबर जीरो में क्या लिखना होता है, टी बराबर टी का क्या मतलब होता है, R0 का क्या मतलब, RT का क्या मतलब। कि पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, न्यूमेरिकली आएंगे। हर न्यूमेरिकल में आपको ये नौटंकी तो करनी पड़ेगी पड़ेगी। तो नौटंकी करना थोड़ा अभी से सीखना स्टार्ट कर लो। फाइनल बोल सकते हो या टाइम टी बोल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है, इसको आप फाइनल टाइम मान लो भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना बेटा, इस रिएक्शन की एवरेज स्पीड निकालनी है। कौन सी स्पीड, एवरेज। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहा हूं मैं अभी, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। तो लिखूंगा मैं एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। बताओ भाई, रिएक्टेंट के हिसाब से जो एवरेज स्पीड होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी जस्ट अपने डिफाइन किया था भाई, एवरेज स्पीड का मतलब, रेट का मतलब भी क्या होता है बेटा, चेंज इन द, चेंज वाले लैंग्वेज में लिखेंगे चेंज इन द, और चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है इस चेंज में। ऐसे तो डिफाइन करेंगे ना एवरेज रेट को अपन लोग, कि भाई कितना चेंज आ रहा है और चेंज में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए, क्या इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या बेटा, कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो भी तो चेंज ही है। हाँ, उस पर आएंगे। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिखते हो साथ ही साथ में, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय, अब टाइम टेकन का मतलब क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। उसी बात को मैंने ऐसे लिख दिया,
फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब इस आओ, अब इस बात को आगे और कैसे लिख सकता हूं भाई, मैं कैसे भी लिख सकता हूं क्या बेटा? अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है भाई? तो ऐसे दिखाया जा सकता है क्या कि आर एफ, आर एफ का मतलब, आर एफ का मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आर आई। आर आई का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय, मतलब अपन क्या चाह क्या रहे हैं बेटा, मुझे यहां पर ना एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है, इस वजह से मैं पूरी नोटंकी यहां पर अपन लोग कर रहे हैं। फाइनल टाइम का मतलब क्या होगा भाई, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, टी एफ माइनस टी आई। समझ आई? ठीक है सर, थोड़ा उसको और चेंज करते हैं। क्या इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या बेटा, किसमें चेंज हुआ भाई ये, किसमें चेंज हुआ, रिएक्टेंट में चेंज हुआ, तो चेंज को मैं डेल्टा से भी शो कर सकता हूं। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज ही तो होता है, और किस में चेंज हुआ है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, डेल्टा आर। क्या बोलते हो, और इस तरह से लिखा जा सकता है क्या भाई ये? यस सर। और नीचे क्या है भाई, चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी। ऐसे दिखाओ ऐसे दिखाओ एक ही बात है, ठीक है। अब एक बात मुझे बता दो जल्दी से, ये जो आर एफ होगा और आर आई होगा, आर एफ की जगह अगर इसकी मैं बात करूं तो आर एफ की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा यहां पर, आर टी, और आर आई की जगह क्या लिखूंगा, आर नॉट। तो इसके हिसाब से मुझे लिखना हो तो एक बात मैं यहां पे ऐसा कर सकता हूं कि सर मुझे यहां पर आर एफ की जगह में क्या लिख सकता हूं भाई, तो मैं इसको वैल्यू रख रहा हूं, आर एफ की जगह क्या रख सकता हूं यहां पर मैं, आर टी। तो यहां लिख दो आर टी माइनस आर नॉट अपॉन टी की जगह, टी एफ की जगह टी और टी आई की जगह जीरो, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। कोई समस्या? हाँ, हाँ उसी को लिखा है मैंने, बस आर एफ की वैल्यू पुट कर दी और आर आई की वैल्यू पुट कर दी। आर नॉट लिख दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ध्यान से यहां पर, अब एक बात मुझे समझाओ, ये जो आर टी होगा और आर आई होगा, क्या मुझे बता सकते हो क्या, वापिस आओ, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से डिफाइन करना हो तो कैसे करूंगा भाई, आ जाओ भाई वापिस, एवरेज, अब जल्दी बताते जाना मेरे को, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, लैंग्वेज में, लैंग्वेज में चेंज इन द, चेंज इन द concentration of, concentration of product upon टाइम टेकन। अगेन इसको वापस क्या लिख सकता हूं भाई मैं, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वही फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम। वैल्यूज पुट कर दो भाई, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या लिखेंगे अपन लोग, पहले तो जनरल लिख देता हूं मैं, पी एफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब पी नॉट अपॉन फाइनल टाइम कितना होगा आपका, टी एफ माइनस टी आई। क्या इसी को मैं डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकता हूं क्या, यस सर। इसको कैसे लिख देंगे बेटा अपन लोग, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब एक बार मुझे बता दो, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी पीएफ की जगह में कितना रख सकता हूं बेटा यहाँ पर, पीटी। तो पीएफ की जगह अपन लोग रख देंगे यहाँ पर क्या, पीटी माइनस पी नॉट की जगह
0 अपॉन टी एफ की जगह कितना जाएगा, अगर मुझे रखना होगा तो टी रख दूंगा और टी आई की जगह 0 हो जाएगा, इज टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब एक बात मुझे बस इतना बता दो, क्या प्रोडक्ट वाले केस में ये जो वैल्यू है कभी नेगेटिव आ सकती है क्या? नो सर, ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए यहां पर मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट वाले केस में यहाँ हमेशा प्लस आएगा, जबकि रिएक्टेंट वाले केस में यहाँ पर हमेशा हमेशा नेगेटिव आएगा। तो रिएक्टेंट वाले केस में आपको नेगेटिव लगाना, प्रोडक्ट वाले केस में आपको यहाँ पर पॉजिटिव लगाना। एक बात समझाओ, मान लो एक रिएक्शन आपको दे रखी है, रिएक्शन में ऐसा गिवन है भाई कि यहां पर A इज कन्वर्टिंग इनटू B। अब मुझे ये पूरी कहानी नहीं बतानी, बार बार, ये तो बस एक बार बताने के लिए था कि आपको लैंग्वेज में लिखना, सीधा अपन लिखेंगे। अब इसको सीधा मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मान लो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, वो भी एवरेज वाली, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सीधा क्या लिख सकता हूं बेटा इसको मैं। अगर मुझे रिएक्टेंट के हिसाब से लिखनी तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं माइनस लगाओ सर, माइनस डेल्टा ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, यही होगा। और इसको कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से लिखना तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, माइनस ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और मान लो इसी को मुझे लिखना होता प्रोडक्ट के हिसाब से, तो कैसे लिखता मैं, क्या लिखता अपन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, लिखूंगा कैसे, तो पहले मैं, तो साइन कौन सा आएगा यहाँ पर, प्लस, और डेल्टा, यहाँ क्या आएगा डेल्टा, प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर बी, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से लिखना होगा तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, अब इतना एक शॉर्टकट बना लो सीधा, जब कभी भी आपको एवरेज रेट निकालनी हो ना भाई, तो आपको करना क्या है, ऊपर क्या लिखना बेटा, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन, कौन कौन सी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में से क्या करना है, इनिशियल को माइनस कर दो अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर दो, जो आएगा दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन लिखो पहला, लिखो जल्दी से पहला क्वेश्चन। लिखिए, फॉर अ गिवन रिएक्शन A to B, for a given reaction A to B, the initial concentration of reactant A, for a given reaction A to B, the initial concentration of reactant A is 0.5 mole per liter, 0.5 mole per liter, and after 10 seconds, and after 10 seconds it becomes, and after 10 seconds it becomes 0.2 mole per liter, 0.2 mole per liter, then find the average rate of reaction, then find the average rate of reaction, then find the average rate of reaction। तरीका सीख लो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं करना, जो रिएक्शन दे रखी है पहले वो लिख लो, हमेशा जो डाटा दे रखा है बेटा उसको यही मेंशन कर लिया करो। टी बराबर 0, इनिशियल टाइम पर किसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, रिएक्टेंट ए की, कितने गिवन है, 0.5 मोल पर लीटर, लिख लो उसको यहां पर। और फिर बोला गया कि कितने टाइम के बाद में, 10 सेकंड के बाद में, तो टी बराबर हो गया कितना, 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के बाद में कितनी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, 0.2
2 मोल पर लीटर। आपको क्या निकालनी है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे पता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अब लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखना सर, लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखना। कैसे लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को? माइनस, बोलते जाओ, डेल्टा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये होगी आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो पहले तो माइनस तो लगा ही दो। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सर? 0.2, इनिशियल कितनी है? 0.5, फाइनल टाइम कितना है? 10 सेकेंड, इनिशियल टाइम कितना है? 0। सॉल्व कर लो, कितना है ऊपर? माइनस 0.3 आएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो 0.3 अपॉन 10 सॉल्व करोगे तो 0.03। एक और बात आपने पहले डिस्कस नहीं किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, इसकी यूनिट क्या होगी? ये लिखना कहीं, यूनिट ऑफ, या अलग से लिख लो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी सर? हेडिंग लगा लो कहीं छोटा सा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालने, तो मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला रहा, तो बताओ कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे भाई? तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है सर रेट ऑफ रिएक्शन का। अब ये डेल्टा, ये ऊपर वाला आर क्या है सर? ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, और नीचे क्या है? टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर होती है, और टाइम की क्या होती है? नॉर्मली सेकंड होती है। अगर एसआई में आप बात करोगे तो, या सिंपली मैं टाइम ही लिख सकता हूं। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी दैट इज द मोल पर लीटर पर टाइम। एक और बात मुझे यही बता दो, अगर मान लो रेट ऑफ रिएक्शन को ना बेटा मैं कॉन्सेंट्रेशन में ना लिखकर अगर प्रेशर में लिखूं, तो इन प्रेशर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कोई बता सब पाएगा? बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसा ही कुछ बनेगा, माइनस डेल्टा ऑफ प्रेशर आएगा यहां पर, पी मान लो, डेल्टा टी नीचे सेम रहेगा। तो यूनिट क्या बनेगा बेटा इसकी? ऊपर सर आ गया प्रेशर, और नीचे अगेन आपका बीबी क्या है? टाइम है। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटीएम या बार, एटीएम मान लेते हैं, एटीएम पर टाइम। तो अगर आपने पैरामीटर चेंज कर दिया तो यूनिट भी क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन की चेंज हो जाएगी। नॉर्मली अपन रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ज्यादा डिफाइन करेंगे, इसलिए ये ज्यादा काम की। लेकिन कभी कभी चेंज करवा के पूछेगा वो कि अगर मान लो पैरामीटर अपन प्रेशर लें, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? तो एटीएम पर टाइम। अगर मोल लेते हैं यहां पर तो क्या हो जाती? अगर मोल लेते तो मोल पर टाइम। समझ गए? इस हिसाब से अपन अलग अलग केसेस में यूनिट अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली काम के हमारी कौन सी होगी? ये वाली। अब बताओ इसकी यूनिट क्या लिखूंगा भाई मैं? 0.03 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर टाइम कौन सा यहां पर? सेकेंड, तो सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट, ये लिख लेना, मैं सब चीजें लिखिएगा। द concentration of reactant for the given reaction, the concentration of reactant for the given reaction is 1 molar, and after 5 minutes, it becomes 0.4 molar, then find the rate of reaction या average rate of reaction, then find the average rate of reaction। तो उसी तरह करना है सर। रिएक्शन लिख लो सबसे पहले तो T बराबर 0, शुरुआत में जो भी है वो T बराबर 0 ही मानना है। और शुरुआत में कितने गिवन है आपको? कॉन्सेंट्रेशन
1 मोलार दे रखी है रिएक्टेंट। मोलार मतलब समझ गए ना भाई, मोल पर लीटर को मोलार भी बोलते हैं। और फिर बोला गया कि कितने टाइम के बाद में, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट ही ना भाई, 5 मिनट के बाद कितनी हो जाती है, 0.4 मोलार। तो आपसे पूछा कि रेट बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी मुझे, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा ROR। फॉर्मूला मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे भाई, अब रिएक्टेंट के हिसाब से तो माइनस का साइन तो लगाना ही पड़ेगा, माइनस डेल्टा ऑफ R अपॉन डेल्टा T। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई, फाइनल 0.4 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 अपॉन फाइनल टाइम 5 मिनट और इनिशियल टाइम 0। सॉल्व कर लो जल्दी से, कितना आएगा भाई, ऊपर 0.6 और नीचे कितना आएगा 5। अब ओके, अब एक बात समझना, अभी तो मैं मिनट में निकाल रहा हूं, मैं आगे इसको सेकंड में भी चेंज करवाऊंगा। तो एक बात ये ध्यान रखना, टाइम जिस यूनिट में आपको दे रखा ना उसी में निकालना होता है जब तक सामने वाला ना पूछे। लेकिन मैं पूछूंगा अभी, तो अभी तो मैं मिनट में निकाल रहा हूं, सेकंड में चेंज करेंगे बाद में, ठीक है। तो मिनट कितना आ गया भाई, 5 मिनट, सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा 0.12। यूनिट बताओ, यूनिट मॉल पर लीटर पर मिनट, मोल पर, हाँ पर ही वो पर ही मैं दोनों अलग अलग बोल रहा हूँ, तो मोल पर लीटर मिनट भी बोल सकते हो, या लोड मोल पर लीटर पर मिनट बोल सकते हो गया। अब कभी कभी आपसे पूछेगा कि आपको जो रेट निकालनी ना भाई वो सेकंड में निकालनी, मिनट में नहीं। तो मिनट में कितने आ गई है, सेकंड नंबर 0.12, अब सेकंड में निकालो भाई, इन सेकंड। अब सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो रेट अपने पास आई चुकी कितनी है भाई अपने पास, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज द 0.12 मोल पर लीटर पर मिनट। अब मिनट को किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो एक मिनट में कितने सेकंड होंगे आपके पास 60, तो यहाँ 60 पुट कर दो, 0.12 मोल पर लीटर, और यहाँ रखेंगे अपन कितना 60 सेकंड। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, 60 को नीचे ले आओ, तो ये 12 अपॉन 60 और ये जाएगा आपका मोल पर लीटर पर सेकंड। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओ, 12 5 60, ठीक है। और कितना जाएगा भाई, ये 1/5, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -2। थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो 0.2, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कभी कभी आर में भी पूछेगा तो आर में भी चेंज कर लेना, कोई समस्या, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इफ, find the rate of reaction if the concentration of reactant, the concentration of reactant at a time of 10 minute, at a time of 10 minute was found to be 0.8 molar, found to be 0.8 molar, and at a time of 30 minutes, at a time of 30 minutes it becomes 0.5 molar, 0.5 molar. Then find the rate of reaction in, minute, सेकंड, आर। तीनों में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी, टाइम की तीनों यूनिट में, मिनट में निकालनी, सेकंड में निकालनी और आर में निकालनी। कहानी की शुरुआत वैसे ही होगी, सबसे पहले रिएक्शन लिख लो R2P। अब यहां पर ना टी बराबर जो है ना बेटा इस बार 0 नहीं है, टी बराबर शुरुआत वाला टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट। तो हमेशा शुरुआत वाला टाइम 10 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। रिएक्शन को अपन लोग बीच में से भी स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन चल रही थी 10 मिनट के बाद मैंने उसको स्टार्ट किया स्टडी करना, तो शुरुआत वाला टाइम इस बार कितना दे रखा भाई 10 मिनट। 10 मिनट पर रेट की कितनी की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.8 मोलार। फिर बोला कि कितने टाइम के बाद 30 मिनट के बाद,
कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिलती मुझे 0.5 मोलार। तो रेट बताओ सर। तो कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मूला लगाएंगे सर, रेट ऑफ रिएक्शन सीधा लिखेंगे माइनस रिएक्टेंट तो माइनस लगाना है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा यहाँ पर 0.5 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.8 अपन फाइनल टाइम 30 इनिशियल टाइम 10। इस बार इनिशियल टाइम 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सॉल्व कर लो, कितना आएगा ऊपर 0.3, नीचे कितना आएगा 20। सॉल्व करोगे कितना आएगा, पॉइंट हटाओ 10 बढ़ा दो 100 हो गया, 3/2 कितना हो जाएगा भाई, 1.5 इंटू 10 की पावर -2। सही है ना भाई। यूनिट क्या, यूनिट मोल पर लीटर और पर मिनट में दे रखा तो पर मिनट। ठीक है, तो ये किस में आया भाई, मिनट में। अब इसको किस में चेंज कर लो, सेकंड में चेंज कर लेते हैं पहले। तो कितना आएगा भाई 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। और कितना आएगा भाई 60 सेकेंड। तो 60 को मैं यहां लिख देता हूं और सेकेंड को मैं यहां लिख देता हूं। अब सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा, पॉइंट हटेगा तो एक 0 बढ़ा दो 15 चौका 60 हो जाएगा 1/4। 1/4 कितना होगा भाई 0.25 और इंटू 10 की पावर -3 और एक पॉइंट को उधर भी लिख दो, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो इसको 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब तीसरा पूछा कि सर आर में भी निकालो। अब आर में कैसे निकालोगे भाई, तो आर में या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लेता हूं भाई मैं। तो अपन को होता है मिनट और आर में क्या रिलेशन होगा, तो मिनट की जगह कितने आर लिखूंगा मैं, कौन सा बेटा 1/4 है ना, 15 से काट देना 60 को 4 बार। हाँ, इसको आर में कैसे चेंज करें, अरे मिनट को ही तो आर में चेंज करना है ना भाई। तो 1 मिनट में कितने आर होते हैं, या 1 आवर में कितने मिनट होंगे पहले ये बताओ, 60 मिनट। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। उल्टा करो भाई, तो 1 मिनट में कितने आर होंगे भाई, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आर। ठीक है, चलिए भाई अब मिनट हटा के 1/60 आर रखना, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। और यहां कितना करेंगे अपन लोग 1/60। अब 60 कहां चला जाएगा इस बार, ऊपर जाएगा। 60 कहां जाएगा भाई, ऊपर, भेज दो ऊपर। तो 60 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2। सॉल्व कर लो भाई जल्दी से, कितना होगा, अरे कितना होगा भाई, पॉइंट हटाओ। पॉइंट क्यों हटाना है, पॉइंट बाद में लगाना, नहीं हटाएंगे हम। 6 से काटो भाई इसको, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30 और 6 और 3 9 90 इंटू 10 की पावर -1। सही है ना भाई। और फिर एक और पावर कम हो जाएगी तो ये कितना बचेगा, केवल 9। तो 9 मोल पर लीटर पर आर। क्यों, कैसे, 90 है ना, 90 10 के पावर -2 है, एक 0 मैंने कम कर दिया यहां पर। ओके ओके सही बोल रहा है तू, 10 की पावर ना, सही है सही है, ये सही है 0.9 होगा ना। ये फिर यहाँ पर ये मैंने 0 उधर मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई, तो ये 0 यहाँ नहीं आएगी ना, फिर सीधा यहाँ पर 9 आएगा। मुद्दा समझ में कैसे चेंज करना है, कर लोगे, ठीक है। अगला लिखो, लास्ट लिखो, द concentration of reactant, the concentration of reactant 2 p.m. 2 बजे at 2 p.m. was found to be 1.5 molar, was found to be 1.5 molar, and it becomes 0.5 molar
at 6 p.m. it becomes 0.5 molar at 6 p.m. 6 बजे at 6 p.m. then find the average rate of reaction. कभी कभी ऐसे भी टाइम देके भी पूछेगा वो। तो शुरुआत वाला टाइम कितना दे रखा भाई, 2 बजे दे रखा। 2 बजे कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, 1.5 मोलार। बोला कि 6 बजे कितनी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, 0.5 मोलार। तो रेट निकालो। अब कुछ नहीं दिया तो आर में निकाल दो। मिनट वगैरह में चेंज करना हो तो आप चेंज कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो माइनस डेल्टा ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, सीधा वैल्यू पुट करो। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.5, माइनस लगा लेंगे 0.5 माइनस 1.5 अपॉन फाइनल टाइम। अब ये कैसे निकालोगे, कितना टाइम हुआ यहाँ पर, 4 घंटे। तो इसे दिमाग मत लगाना यहाँ पर, चलो यहाँ तो लगाओ तो लग जाएगा। कभी कभी आप ऐसे मत लगाना, मान लो यहाँ मैं देता 11 PM, यहाँ देता 2 PM। और मान लो ऐसे देता मैं 11 बजे इतनी थी भाई, और मान लो यहाँ पर 2 AM पर इतनी हो गई। तो कैसे घटाओगे, 2 माइनस 11 मतलब -9। तो इसे महान कान्ना में मत करना, सीधा सीधा देख लेना कितने आर हुए। यहाँ तो सीधा दिख रहा है मुझे कितने, 4 आर। वैसे कितने आर होते हैं यहाँ पर, 3 आवर्स। अरे 11 PM से 2 AM जाएगा तो वैसे माइनस, नॉर्मली माइनस मत करना जैसे आप करते हो, मैं ये बोलना चाह। क्या समझ नहीं आया। अरे मान लो 11 PM पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन है 1.5, और 2 AM पर इतनी हो गई 0.5। तो टाइम कितना हुआ ये बता पहले को। कितने घंटे, 3 घंटे हुए ना भाई। तो इसमें को माइनस मत कर देना इसको, नहीं। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम 2 है सर, इनिशियल टाइम हो गया 11, 2 माइनस 11 मतलब -9। समझ रहे हो भाई साहब, ऐसे करते हैं महान लोग। तो -9 मत कर देना, सिंपल सा दिख रहा है मुझे, 3 घंटे वहां पर कर देंगे अपन लोग। ठीक, वापिस आओ। ये कितना आर हो जाएगा आपका, 4 आर। सीधा रखेंगे यहाँ पर 4 आर। ऊपर कितना बचेगा भाई, 1/4, तो 0.25। यूनिट लगाना मत भूलना, मोल पर लीटर पर आर। अब इसको सेकंड और आर उसमें चेंज कर लोगे क्या, करो जल्दी से। मिनट में चेंज करो और सेकंड में भी चेंज करो, दोनों में चेंज करो। इसको मिनट में चेंज करो और सेकंड में चेंज करो। तो भाई आर है ही सही, आर को पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 0.25 मोल पर लीटर। आर की जगह में कितना रखूंगा यहाँ पर, 1 घंटे में कितने मिनट होंगे भाई, 60 मिनट होते हैं। तो सॉल्व कर लेना। अब सेकंड में चेंज करना तो कैसे करेंगे भाई, 0.25 मोल पर लीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, 3600 सेकंड। तो यहाँ इंटू 3600 सेकंड से डिवाइड कर देना। समझ आई, और ये समझ में आ रही है क्या बात, कर लोगे ना सॉल्व इसको। ठीक है, हेडिंग लगाओ, ग्राफ लिखिएगा, ग्राफ बिटवीन concentration of reactant and time। concentration of reactant and product दोनों के एक साथ ही कर लेंगे, and time। अब एक बात समझना ध्यान से, अगर मान लो मुझे ग्राफ प्लॉट करना भी है, यहां पर लेता हूं मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ना भाई, या सिंपली मैं कॉन्सेंट्रेशन ही ले रहा हूं। दोनों ग्राफ में एक में प्लॉट करूंगा मैं, और नीचे ले रहा हूं बेटा यहां पर मैं टाइम। सबसे पहले मेरे को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो मुझे ये बताओ, इस वाले पॉइंट पर जब टाइम 0 होगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, हाईएस्ट होगी R0 के बराबर। मान लो वो कितनी होगी, यहां पे मान लेते हैं, उसको मैं R0 भी बोल देता हूं। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, टाइम पास होने का मतलब रिएक्शन होती जाएगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, तो आपका जो ग्राफ होगा वो नीचे आएगा। और नीचे लेकिन कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं आता, हमेशा किस में आएगा भैया, कर्व की फॉर्म में आएगा। तो नीचे धीरे धीरे ये इस तरह से होगा। क्या कभी भी ये लाइन इसको टच करेगी क्या, नो सर, क्यों नहीं। तो इसको टच करने का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई रिएक्टेंट की, 0। इसका रिएक्शन कितनी हो गई, 100%।
और हमने बोला था 100% रिएक्शन नहीं होती एक को छोड़कर, कौन सी, जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन को। बाकी रिएक्शन कभी भी 100% नहीं होगी, तो कभी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट तो हमेशा बचा रहेगा। इस वजह से अपन कभी भी टच नहीं करेंगे, सीधा इसको ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, अब एक और बात मुझे जल्दी से बता दो, अगर मान लो ये जो डायग्राम मैंने बनाया, मान लेते हैं इस टाइम वाली एक्सिस पर ना बेटा मैं कोई भी एक टाइम ले लेता हूं, मान लो T1। देखना ध्यान से, क्या मुझे आप इस ग्राफ से देखकर ये बता सकते हो क्या कि T1 टाइम पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की? तो कैसे करना पड़ेगा, टाइम ये रहा, उसको ऊपर ले जाओ, लाइन को एक लाइन खींचो यहां पर, इस लाइन को फिर इधर ले जाओ। ये जो पॉइंट होगा वो मुझे क्या बताने वाला, इस टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसको मान लेता हूं मैं क्या, R1। देखना ध्यान से, एक और टाइम में यहां पर इमेजिन करता हूं, मान लो मैंने टाइम यहां ले लिया T2। अब T2 टाइम पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, बता सकते हो क्या? यस सर, ऊपर ले जाओ सर इस कर्व पर, और इसको इधर ले जाओ, इसको मान लेते हैं R2। एक और बात, इस टाइम इंटरवल में, कौन से टाइम इंटरवल में, T1 और T2 वाले टाइम इंटरवल में, क्या आप रिएक्शन की एवरेज रेट बता सकते हो क्या? कैसे निकालेंगे भाई, वही फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब T2 पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, R2 माइनस T1 पे कितनी है, R1 अपॉन T2 माइनस T1 ना, फाइनल माइनस इनिशियल ना भाई। तो इस टाइम इंटरवल में रेट अगर मुझे निकालनी पड़ेगी, एवरेज रेट, तो मैं क्या निकाल लूंगा भाई कि माइनस ऑफ R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। या इसको सिंबल की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं भाई मैं, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। कोई समस्या? ठीक है, तो क्या इसी तरह कोई भी दो टाइम के बीच में आप एवरेज रेट निकाल सकते हो क्या? यस सर, दो टाइम कहीं भी गिवन हो, कोई इंटरवल आपको दे रखा हो, तो मुझे कुछ नहीं करना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ही करना है। गेटिंग? अब आ जाओ भाई, ये तो मैंने ग्राफ किसका बनाया बेटा, रिएक्टेंट का। ये किसका ग्राफ था भाई अपने जो बनाया, ये रिएक्टेंट वाला ग्राफ था। अगर मान लो इसी में मुझे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ बनाना पड़ जाए तो मुझे पहले ही बताओ, जब टाइम जीरो होगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, जीरो। अरे टाइम जीरो पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। और जिस पैटर्न में ये कम हो रही है ना बेटा, कर्व वाले फॉर्म में, कर्व वाले फॉर्म में ये बढ़ेगी, ठीक नहीं? अरे जिस पैटर्न में कम हो रही उसी पैटर्न में तो बढ़ेगी, जिस पैटर्न में ये कम हो रहा है उसी पैटर्न में ये बढ़ेगा। तो ये जो कर्व आप बनाओगे प्रोडक्ट वाला, वो कैसे बनने वाला है सर, ऐसे करके कुछ उसी में बनाना है। तो ये जो कर्व अपन ने बनाया किसका है सर, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का। हाँ वैसा कुछ। तो प्रोडक्ट का जब आप यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसे बनेगा, रिएक्टेंट का ऐसे बनेगा। जल्दी ग्राफ बनाओ, जल्दी फास्ट। हो गया? अरे हो गया, ठीक, उतारो जल्दी, एक क्वेश्चन लिखो, तो जल्दी करेंगे भाई। Some data of concentration and time are given for a reaction A to B, एक जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूं, और कुछ डाटा आपको यहां पर दे रखा है, देखना ध्यान से। और डाटा में आपको ये दे रखा है कि भाई आपको जो A था उसकी कॉन्सेंट्रेशन का डाटा और टाइम का आपको डाटा यहां पर दे रखा है। अब कैसे दे रखा है, बोला गया कि शुरुआत में T बराबर 0 पर A की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी 1.5 मोलार। 10 सेकंड के बाद, T बराबर 10 सेकंड के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिली रिएक्टेंट की, वो मिली मुझे 1.2 मोलार। फिर मुझे 30 सेकंड के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिली वो मुझे मिलती कितनी, 0.8 मोलार। और भी आगे जो टाइम बढ़ाओगे तो पता चला कि एक मिनट के बाद जो मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिली
वो मिली मुझे 0.6 मोलार। और इसी तरह आगे आपसे पूछा गया कि 5 मिनट के बाद जो मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिली दैट वाज द 0.3 मोलार। तो कुछ डाटा आपको दे रखे हैं यहां पर इस रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट ए था उसकी कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में। गेटिंग? अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, और इस चैप्टर में से टेबल वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। लिखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द rate of find the average rate of reaction, find the average rate of reaction in 0 to 20 second time interval। इस वाले टाइम इंटरवल में आपको क्या करनी है भाई? एवरेज रेट निकालनी है। निकालो फटाक से। 0 से 20, 20 नहीं है 30 कर लो, उसको 30 कर लो। 0 से 30 सेकेंड टाइम इंटरवल में आपको क्या करनी है? इसकी एवरेज रेट निकालनी है। जल्दी से निकालें भाई, सब लिखना, डेल्टा वेल्टा सब अच्छे से करना है, और टाइम उसी में रखना है जो दे रखा है भाई, सेकंड में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? फॉर्मूला मुझे पता है, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और किसके बराबर होगा भाई? ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कौन सी लोगे आप यहाँ पर? मुझे 2 पॉइंट पकड़ना, एक तो मुझे ये चाहिए और दूसरा मुझे ये। तो फाइनल कौन सी वाली होगी? 30 सेकेंड वाली। कितनी? 0.8, तो माइनस 0.8, फिर माइनस 1.5 अपॉन फाइनल टाइम 30 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0। ठीक है, सॉल्व कर लो बस। कितना जाएगा? 0.7 अपॉन 30। सॉल्व करोगे तो एक पॉइंट हटा दो, एक 0 बढ़ा दो, इसको 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाओ, 7/3 इंटू 10 की पावर -2। 7/3 कितना होगा? 3 2 6, 0.33। तो 2.33 इंटू 10 की पावर -2। यूनिट का यूनिट लगाना नहीं भूलना, भूल के भी। मोल पर लीटर, और किस में निकाल रहे हैं भाई? ये सेकंड में, तो पर सेकंड। ठीक है, सेकंड पार्ट लिखो जल्दी से। इसी का एवरेज रेट ही निकालनी है इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 1 मिनट। 0 to 1 मिनट, 0 to 1 मिनट टाइम इंटरवल में सेम आपको एवरेज रेट निकालनी है। एवरेज रेट निकालनी है, एवरेज रेट निकालनी है। जल्दी करो, जल्दी फास्ट। अरे कुछ भी नहीं करना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस, ये तो करना है, और क्या करना है? हो गया? हेलो बेटा, कैसे करोगे भाई? माइनस 1 मिनट पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है? 0.6। 0 पे कितनी है? 0 पर 1.5 अपॉन, अब ये मिनट है और ये सेकंड में है, तो मिनट को किस में चेंज कर लो? सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। 60 लिखो, 60 माइनस 0। हाँ, मिनट में कर लो। हाँ, तो उतना ही आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं सेकंड में चाह रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है, आपने मिनट में कर लिया, ठीक है। सेकंड में करोगे तो 60 माइनस 0 कर देना, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ये 0.9 अपॉन 60। आगे सॉल्व कर लो इसको। इसमें एक होमवर्क लिख लो इसी वाले क्वेश्चन में, बाकी घर पे कर लेना। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट लिखो। 0 से लेकर, नहीं 0 ना हटाओ, 10 सेकंड से 1 मिनट वाले टाइम इंटरवल में एवरेज रेट निकालनी है। फोर्थ वाला, और सब सेकंड में निकालना है, सेकंड में, सब सेकंड में निकालना है। और एक 30 सेकंड से 5 मिनट वाले टाइम इंटरवल में रेट निकालनी है, एवरेज रेट। ठीक है, हेडिंग लगाओ इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। डेफिनेशन लिखी चुके अपन, डेफिनेशन में नहीं आ रही, सीधा क्वेश्चन में आएंगे। फाइंड द रेट ऑफ द, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं भाई, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ रहा हूं। ये डाटा सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए टाइम 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पर आपको इस रिएक्शन की रेट बतानी है। अब मुद्दा आता है कि 10 सेकेंड में रेट कैसे निकालें सर। अब तक जो निकाल रहे थे बेटा कौन सी रेट थी? एवरेज में हमेशा आपको 2 पॉइंट गिवन होते हैं, शुरुआत वाला और फाइनल वाला। तो अपन क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। लेकिन यहां तो केवल कितना पॉइंट गिवन आपको? एक ही पॉइंट दे रहेगा, 10 सेकेंड वाला। तो पहले एक बात समझ लो, उस पर बना रहे हैं। एवरेज रेट क्या होगी बेटा? माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। आपकी कौन सी रेट है भाई? एवरेज रेट है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पहले तो अपन ये पता कर लेते हैं बेटा कि जो इंस्टेंटेनियस रेट होगी उसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, उसको डिनोट कैसे करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे ये पता है कि भाई ये जो डेल्टा होता है ना बेटा, ये कौन से चेंज को डिनोट करता है? बड़े चेंज को। डेल्टा से छोटा, अगर छोटा बहुत छोटा चेंज होगा, बहुत ज्यादा छोटा, उसको किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट जो होगी ना, सबसे पहले उसको मैं डेल्टा हटाऊंगा और क्या लिखूंगा बेटा? उसकी जगह में डी लगा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा आपकी? डी आर बाई डी टी। ये जो डी आर बाई डी टी होगा, यही अपनी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझे? अगर डेल्टा लगाया तो इसका मतलब एवरेज वाली रेट है, अगर डी लगा दिया इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मुझे निकालने बेटा, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? डी आर बाई डी टी की। अब एक चीज मुझे आप लोग ये बता सकते हो क्या, एक चीज मुझे आप ये बता सकते हो क्या? मान लो एक लाइन में कुछ इस तरह ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। यहां एक टर्म में लिख रहा हूं बेटा डी वाई बाई डी एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? स्लोप होती है। क्या होती है? स्लोप। किसकी स्लोप होगी? है इस लाइन की। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है क्या बेटा? स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। क्या स्लोप को अपन और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये थीटा मुझे पता हो, उसको 10 लगा दो, तो जो 10 थीटा होगा वो भी एक टाइप की स्लोप ही है। क्या और भी कोई तरीका है क्या? यस सर। क्या? अगर 2 पॉइंट मुझे पता हो, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लो? x2 और y2, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट गिवन होंगे तो, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सब बातें पता है कि नहीं पता है? पता होगी, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो स्लोप, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, और ये भी स्लोप है। अब आ जाओ, ये जो डी आर बाई डी टी, इसका क्या मतलब है सर? क्या ये भी एक टाइप की स्लोप ही तो है? और किसकी स्लोप होगी भाई? ये कब होगी स्लोप? जब आप कोई एक ग्राफ बनाओ और ग्राफ में यहां पर क्या लिखो बेटा? आर लगा और यहां पर टी लगा और यहां कोई लाइन खींच दो। अब बताओ इस लाइन की स्लोप क्या होगी? डी आर बाई डी टी। और वाई में होगा तो वहां डी वाई बाई डी एक्स था, या डी आर बाई डी टी हो जाएगा भाई। तो एक्चुअल में आपका ये जो डी आर बाई डी टी है ना भाई, ये जो डी आर बाई डी टी एक टाइप का ये स्लोप है। किसका स्लोप है? ये एक लाइन का, जो कब खींची गई अपन ने? जब अपन लोगों ने y की जगह क्या रख दिया बेटा? कॉन्सेंट्रेशन, और t की जगह और x की जगह क्या रख दिया? टाइम। गेटिंग? कोई दिक्कत? नो सर। अब वापिस आओ, वापिस और आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है? एक ग्राफ प्लॉट करना है सबसे पहले तो। ध्यान से, लेकिन ध्यान से, किस किस के बीच में? आर और टी के बीच में। हमें पता है कि आर और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा आएगा? अभी बता चुके हैं अपन लोग, यहां से स्टार्ट होगा सर, और कुछ ग्राफ आपका ऐसा आएगा। अब मुझे करना क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी। कौन सी? मान लेते हैं कि टाइम पकड़ता हूं मैं ये वाला, इस टाइम को मान लो t1। इस टाइम पर मुझे क्या निकालनी है? इंस्टेंटेनियस रेट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना ध्यान से,
पहले इस टाइम से ऊपर जाओ, इस पॉइंट को पकड़ो। अब मुझे करना क्या बेटा, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पर मुझे क्या ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट खींचो। टेंजेंट समझते हो ना भाई, जस्ट इसी पॉइंट को छुएगी। अब इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट मैंने ड्रॉ की इस कर्व पर। अब ये जो टेंजेंट होगी, क्या बता सकते हो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? अरे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? टेन थीटा या फिर डी आर बाई डी टी या माइनस डी आर बाई डी टी। अरे यही तो होगा। अबे कोई भी लाइन अभी बात की थी ना यार तुम, आर और टी के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट किया, कोई लाइन आपने खींची, इस लाइन का जो स्लोप होगा हमेशा क्या होगा, डी आर बाई डी टी। तो यहाँ भी तो वही कर रहे हैं अपन लोग कि यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया आर और टी के बीच में। अब एक टेंजेंट में यहाँ खींच रहा हूँ, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा दैट इज द माइनस डी आर बाई डी टी। अब ये माइनस डी आर बाई डी टी टेंजेंट का स्लोप तो है ही सही, साथ ही साथ में कि ये माइनस डी आर बाई डी टी। और एक और बात ध्यान रखना, ये जो माइनस डी आर बाई डी टी अपन निकाल रहे हैं वो कौन सी टेंजेंट का स्लोप है? इस वाली का, जो इस पॉइंट से पास हो रही है। इस कर्व पर मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूं? इनफाइनाइट। क्या हर टेंजेंट का स्लोप सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। ये जो अपन स्लोप लिख रहे हैं वो इस वाली टेंजेंट का, जो मैंने कौन से पॉइंट पर बनाई है, कौन से टाइम पर बनाई है भाई? टाइम t1 पर। ठीक है। अब ये जो स्लोप होगा ना भाई, क्या एक्चुअल में ये वाला स्लोप ही इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर भी होगा क्या? तो इंस्टेंटेनियस रेट भी क्या होती है? माइनस डी आर बाई डी टी। और स्लोप भी क्या होता है? माइनस डी आर बाई डी टी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है भाई, स्लोप बोलो या फिर इंस्टेंटेनियस रेट बोलो, बात तो एक ही है ना। तो अगर मान लो मुझे इस टाइम पर मुझे अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालने, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आरओटी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। उस टाइम को मुझे यहां पर लोकेट करना पड़ेगा जिस टाइम पे निकालनी है। इस टाइम से ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट यहां पर ड्रॉ करेंगे, फिर वहां पर क्या खींचना है मुझे? और क्या खींचना है? और क्या खींचना है? टेंजेंट खींचनी है। फिर जो टेंजेंट यहां पर बनेगी, उस टेंजेंट का मुझे क्या निकालना है? स्लोप निकालना। इस टेंजेंट का जो भी स्लोप आएगा वही उस टाइम पर इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगी। अब स्लोप कैसे निकालोगे सर? दो तरीका सर। ये जो लाइन आपने खींची होगी, या तो इसका कोई मुझे थीटा बता दे, थीटा बता देगा तो टेन थीटा करके मैं वैल्यू निकाल लूंगा सर, ये भी तो स्लोप ही होता है। तो थीटा अगर मुझे पता चल जाए तो बहुत बढ़िया बात। जितना नेगेटिव है ना, थीटा 90 से ज्यादा है, आई समझ में? लेकिन नॉर्मली आपको थीटा कभी नहीं गिवन होगा। तो एक और तरीका फिर अपन को पता है कि सर थीटा नहीं गिवन हो, तो एक और तरीका अपने पास क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x1 वो लगाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इस टेंजेंट पर दो पॉइंट पकड़ना है। अब दो पॉइंट आप कोई से भी पकड़ सकते हो। मान लो एक पॉइंट आपने ये लिया, एक पॉइंट आपने ये लिया, इसका कोऑर्डिनेट भी आपको पता होगा, इसका भी पता होगा, सेम फॉर्मूला लगाकर अपन निकाल लेंगे। सबसे इजी काम क्या होगा बेटा? इनको मत पकड़ो, हमेशा कौन से दो पॉइंट को पकड़ो? एक तो इस वाले को पकड़ो और एक इस वाले को पकड़ो। क्यों इनको दोनों को क्यों पकड़ना है सर? एक सौ तो जीरो है, इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या होगा भाई? इसका कुछ ना कुछ, टी वाला तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई वाला कितना हो जाएगा? इसका जीरो। ऊपर उस पॉइंट को पकड़ेंगे तो उसका एक्स वाला जीरो हो जाएगा, वाई वाला कुछ ना कुछ रहेगा। फिर दोनों पॉइंट को पकड़ने का फायदा होगा कि एक वैल्यू तो आपका, एक कोऑर्डिनेट दोनों जगह जीरो होने वाला है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। अब ये जो कोऑर्डिनेट लाओगे वाई, ये वाला कहां से मिलेगा? और ये तो यहां वैल्यू देख लेंगे ना अपन लोग। तो कहने का मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस रेट आप ए से देख के बता सकते हो क्या? या फिर इंस्टेंटेनियस रेट के लिए मुझे ग्राफ लोड करना पड़ेगा? ग्राफ लोड करना पड़ेगा ग्राफ पेपर पर। ग्राफ बनाएंगे आरओटी के बीच में, और आरओटी के बीच में ग्राफ कैसे बनाओगे? ऐसे डाटा गिवन होगा, ये आर का डाटा, ये टी का डाटा, दोनों ग्राफ को प्लॉट करोगे पेपर पर, तो आपको क्या मिलेगा? एक फिर वो सब बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, सब पॉइंट को जोड़ोगे तो एक कर्व मिलेगा। कर्व हमेशा ऑब्वियस बात ऐसा ही कुछ मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा। फिर जिस भी टाइम पे आपको पूछा कि भाई टी बराबर, जैसे यहां पर किस पे पूछा था अपन से? 10 सेकंड पर पूछा था, तो 10 सेकंड फिर यहां लोकेट करना कि 10 सेकंड का मतलब कहां। मान लो ये 10 सेकंड वाला पॉइंट है, तो 10 सेकंड को पकड़ना, ऊपर जाना, टेंजेंट ड्रॉ करना स्केल से। और जो स्केल से करोगे तो वो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ काटेगा लाइन, कहीं ना कहीं यहाँ काटेगी, दोनों के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही टेंजेंट की क्या होगी? स्लोप होगी। और टेंजेंट की स्लोप ही किसके बराबर होती है? टेंजेंट की स्लोप ही किसके बराबर होगी? इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर होगी। कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट अपन लोग सिंपल तरीके से नहीं निकाल सकते, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
ग्राफ प्लॉट करना ही पड़ेगा। और किस पे प्लॉट करना पड़ेगा? ग्राफ पेपर। एक्यूरेटली क्या ऐसे कर देंगे? एक्यूरेटली करोगे तब जाके स्लोप, क्यों थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया ना बेटा, टच नहीं किया, थोड़ा पास से गुजार दिया तो इसकी स्लोप ही चेंज हो जाएगी, स्लोप चेंज हो जाएगी तो रेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो आपको एक्यूरेटली करना पड़ेगा। इस वजह से जनरली इंस्टेंटेनियस रेट के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। जनरली क्यों नहीं आएंगे? उसको करने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए होगा, पूरा डाटा देना पड़ेगा उसको, पूरा आरओटी वाला लोकेट करोगे, स्केल भी लोगे, सब कुछ लोगे, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। इस वजह से नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। पूछेगा बताओ ये जो आरओटी के बीच में अपन लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसके टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो क्या बताती है हमें, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। या कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि जब अपन टेंजेंट खींची तो थीटा मुझे मिला 45 डिग्री, कितना मिला? 45 डिग्री लिखेगा। सम डाटाज, सम इस पे वापस आऊंगा मैं।